आज मैं TIR के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कह सकता हूँ कि ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेई मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि जो जेई मेंस है एग्जैक्टली लास्ट ईयर 2020 में इस पर सिंपली एक क्वेश्चन आया गया है, रादर पूछा गया है, और वो एग्जैक्टली वहाँ पर पावर के रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं उसके बारे में भी, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो ऑप्टिक्स में। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप देखते जाओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाइट है वो आपका डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करना चाहिए। दैट मींस जब तक आपका लाइट डेंसर मीडियम में नहीं होगा तब तक आप TIR की बात नहीं करोगे। जब आपका लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा होगा तब TIR पॉसिबल है। तो कहने का मतलब यह है, अगर लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा वहां पे TIR नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो TIR की है कि लाइट जो आपके पास उसको ट्रेवल करना होता है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। आपकी इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम में ही सिर्फ होनी चाहिए। अगर आप इंसिडेंट रे को रेयर मीडियम में लोगे ना, वहां पर आप TIR को एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो मैं दिखाता हूं, डायग्रामेटिकली बात करते हैं। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास एक इंटरफेस है। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास एक इंटरफेस है। अब इंटरफेस तो दो मीडियम्स को सेपरेट करेगा। लेट अस एज्यूम कि ये जो आपके पास मीडियम है ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास है वो μd है आपके पास। तो ऊपर वाला मीडियम क्या हो जाएगा, वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो वो आपके पास यहां पे रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहां पे μr से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये आपके पास यहां पर रेयरर मीडियम है, ये आपके पास यहां पे रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने यहां पे μr के बराबर ले लिया। अब देख लो यहां पर लाइट इंसिडेंट किस में होनी चाहिए, इंसिडेंट रे किस में होनी चाहिए, आपकी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। अगर आपने इंसिडेंट रे को फॉर एग्जांपल रेयरर मीडियम में बनाया ना, तब जाके TIR यहां पर नहीं होगा। तो देख लो अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है। तो ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो है ये एग्जैक्टली स्ट्राइक इस पॉइंट पे कर रही है ना इंटरफेस को। यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसको यहां पर I से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसमें मुश्किल है नहीं कहीं पे। अच्छा, रे आपका डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो जब भी आपका रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा ये बेंड होता है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कहने का मतलब कि रे का जो एक्चुअल पाथ है वो ये है, बट जब आपका एग्जैक्टली रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा आप देखोगे कि आपका रे बेंड हो जाएगा, एंड दैट टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, आप आराम से फॉलो करते जाओ। अब देख लो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो आपके पास यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये आपका यहां पर एंगल R है, ये आपका एंगल R है यहां पे। अब जरा यहां पर देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये दोनों एंगल्स नॉर्मल के साथ बन रहे हैं। और यहां पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम्स का पता है। आप स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हो ना, तो आप स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हो। तो ये पहला सिनेरियो है। अब देख लो यहां पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटा करोगे ना, आप देखोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा हो जाएगा। सिंपल, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटा करोगे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। बट अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। एक बार और सुन लो, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाओगे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर आप एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस को बहुत इंक्रीज कर सकते हो ना, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 भी ले सकते हो ना। बट आप क्या देखते हो कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को एग्जैक्टली इंक्रीज करते जाते हो ना, आप देखते हो कि जो आपके पास रिफ्रैक्शन एंगल है यहां पे वो बढ़ते जाता है और फाइनली वो 90 की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, वो देख लो यहां पर। अगेन यहां पर मैं सिंपली एक इंटरफेस ले रहा हूं, यहां पर आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपके पास यहां पर इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एग्जैक्टली इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करा। जब मैं इसको और इंक्रीज करते जाऊंगा आपका ये रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ते जाएगा,
और एग्जैक्टली इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलेगा ना वो 90 मिलेगा, तब जाके आपका रिफ्रैक्टेड रे जो है वो गेज करेगा यहां पे। अब समझो एग्जैक्टली किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका ये रिफ्रैक्टेड रे गेज करेगा आपके इंटरफेस को, आप एग्जैक्टली उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हो। अब देख लो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल एंगल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, आप बोलते हो हाँ होता है, वो गलत है। एग्जैक्टली जब आप क्रिटिकल एंगल की बात करते हो, क्रिटिकल एंगल पे हुआ क्या, जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया और क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दिया, आप देखते हो कि आपका जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो आपके इंटरफेस को गेज करता है। तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट गेज करती है, क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर नहीं होता है। बट हां अगर आप क्रिटिकल एंगल से हल्का सा एंगल बढ़ा दोगे, अगर क्रिटिकल एंगल 89 डिग्री है लेट अस सपोज, या क्रिटिकल एंगल 50 डिग्री है लेट अस सपोज, अगर आपने 50 डिग्री को 50.00001 कर दिया ना, आपने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लिया, आप देखते हो कि वहां पर क्या होगा, टीआईआर होगा। मैं रिपीट करता हूं, आराम से सुनते जाओ। पहला पॉइंट मैंने ये कहा कि जब आपकी लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, सिर्फ तब आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, टीआईआर। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन टीआईआर का यही है कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां इंक्रीज करते जाओगे, आपका रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता जाएगा, तो ठीक है। बट जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दोगे, आप देखोगे कि यही जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये गेज करेगा आपकी इंटरफेस को, सच दैट कि आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन की तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन एंगल जो आपको मिलेगा वो 90 होगा, मगर इंसिडेंट एंगल क्या लोगे तब, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो देख लो, मैं इंसिडेंट यहां पर एंगल को क्रिटिकल एंगल थीटा सी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जब मैंने यहां पर एग्जैक्टली इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बना दिया, अगेन ये आपके पास डेंसर मीडियम है, मैं म्यू डी लिख रहा हूं, ये आपका रेयर मीडियम है, म्यू आर लिख रहा हूं। आप देखोगे कि आपकी जो यहां पे लाइट रे है वो आपके इंटरफेस को गेज करेगी, ये यहां पर गेज हो रही है। और अगेन ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे ही है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे ही है। और क्रिटिकल एंगल पर आप देखोगे कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा आप देख लो, इस सिनेरियो के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना, इस सिनेरियो के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना, तो चलो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। पहले मैं इस मीडियम की बात करता हूं, देख लो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई कर रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम में कितना है, म्यू डी, मैं म्यू डी लिख रहा हूं। अच्छा यहां एंगल कितना है, थीटा सी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे म्यू डी को साइन ऑफ थीटा सी से, तो हो गया ये मीडियम। अब दूसरे मीडियम में चले जाते हैं, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो आपका म्यू आर के बराबर है, इसमें मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा और एक चीज देख लो, यहां पे दूसरे मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, अब वो आर मत आप लोगे, आप 90 डिग्री लोगे ना, तो मल्टीप्लाई करोगे साइन 90 डिग्री से। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, साइन 91 होता है ना, तो आप बोल सकते हो ना कि जो आपके पास साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, मैं म्यू डी को यहां डिनोमिनेटर में ले रहा हूं, तो डिवाइडेड बाय म्यू डी। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं साइन थीटा सी की बात करूं, क्रिटिकल एंगल की बात करूं, इट इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। आप आराम से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहां पर एग्जैक्टली कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा, उन मॉडिफिकेशंस को समझते जाओ आप। तो पहला मॉडिफिकेशन देख लो, लेट अस एज्यूम कि आपका जो रेयर मीडियम है वो एयर है, तो मैं इसको म्यू एयर लिख रहा हूं। तो रेयर मीडियम क्या ले रहा हूं, एयर ले रहा हूं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये आपका 1 डिवाइडेड बाय म्यू डी आ जाएगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपका जो क्रिटिकल एंगल होगा, इट विल बी सिंपली साइन इनवर्स 1 बाय म्यू डी। आप आराम से देखते जाओ, कोई जल्दी है नहीं, आप देखते जाओ। तो आपका साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 बाय म्यू डी के बराबर, या आप बोल सकते हो कि जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा, दिस इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, दिस इज प्योर क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1 बाय म्यू डी के बराबर है। यहां पे होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब देख लो यहां पर और एक चीज मैं दिखाता हूं, मैं लिख सकता हूं ना कि साइन ऑफ थीटा सी इट इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डी
विच इज फर्दर इक्वल टू, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर आप 1 ले लो, हाइपोटेन्यूज आप यहां पे म्यू डी ले लो। अगर अब मैं बेस की बात करूं, बेस होगा ना अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो आपके पास बेस होगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह पर आपका म्यू डी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कर दोगे 1 स्क्वायर, तो आपका बेस भी निकल गया ना। तो कहने का मतलब अगर मैंने साइन थीटा सी यहां पे लिख दिया, मैं लिख सकता हूं ना कि कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल, कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल इट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस किसके बराबर है, वो आपका अंडर रूट ऑफ म्यू डी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, म्यू डी के बराबर, तो आप म्यू डी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप यहां पर tan ऑफ क्रिटिकल एंगल की बात कर सकते हो। tan ऑफ क्रिटिकल एंगल वो तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर की अगर बात करूं वो 1 होगा, और बेस की बात करूं तो वो अंडर रूट ऑफ म्यू डी स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल कुछ दिया होगा ना, आप कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हो, आप टैन ऑफ क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हो। चलो और थोड़ा मॉडिफिकेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। आगे जाके जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम पोलराइजेशन या ब्रेविस्टर एंगल पढ़ते हैं, तो हम वहां पे इसको रिलेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप क्रिटिकल एंगल के बारे में बात कर रहे हो, तो अभी के लिए हमने सिर्फ क्रिटिकल एंगल के बारे में बात की। तो चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। यहां पर एग्जैक्टली आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, देख लो कैसे। यहां पर आपके पास साइन थीटा सी जो है इट इज म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, ये म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी है। मैं इसको लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई म्यू डी डिवाइडेड बाई म्यू आर। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो आपका वैल्यू आता है ना, देख लो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आता है वो न्यूमरेटर में जाता है। तो मैं एग्जैक्टली इस फॉर्म को इस स्टाइल में लिख सकता हूं, और इसको आप लिखते हो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, पहले म्यू डी वापस लिख दो, और यहां पर डिनोमिनेटर में म्यू आर है ना, तो यहां पर आप आर लगा दो। तो आप देख सकते हो, आप इसको बोल सकते हो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो आपका जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है इट इज 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। आपको बोला जा सकता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज 5, या कुछ भी दिया होगा आपको, कुछ भी दिया होगा आपको समझना है कि कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली। वो जो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एग्जैक्टली वो कन्वे क्या वहां पे करना चाहता है। तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट दिखाया ताकि आपको दिमाग में आए दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। इसको आप इस स्टाइल में भी लिख सकते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये आपका और एक फॉर्म यहां पे आ रहा है, तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। चलो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात करता हूं। मैं यहां पर सिंपली साइन थीटा सी की बात करता हूं। आपका जो साइन थीटा सी है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जो आपका साइन ऑफ थीटा सी है वो सिंपली आपके पास यहां पर म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी है। ये तो इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। अब अगर मैं बात यहां पे करूं म्यू आर की, चलो अभी हम रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। आप सिंपली लिख सकते हो ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेयर मीडियम का इट इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। हो गया ना। दैट मींस म्यू आर की जगह जो है मैंने स्पीड्स को इंट्रोड्यूस किया। आपके न्यूमरेटर में मैंने स्पीड ऑफ लाइट यहां पे लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की मैं बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय यहां पर आपका स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम है। अच्छा जरा डेंसर के लिए क्या लिखोगे? डेंसर के लिए देख लो, पहले पूरा डिवाइड कर रहा हूं। डेंसर के लिए अगेन आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करोगे और डिवाइड क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस डेंसर मीडियम। तो ये आपके पास वीडी आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना इस स्टाइल से, इट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी आर मल्टीप्लाइड बाई वी डी डिवाइडेड बाई सी। तो इसको रीअरेंज करने पे एग्जैक्टली ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ये देख लो ये अपनी जगह पर है, बट एग्जैक्टली इसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा कुछ यहां पे हो रहा है। कुछ कैंसिल हो रहा है ना, सी और सी कैंसिल हो रहा है। तो ये आपके पास आएगा वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। इन दो का रेशियो जो है इट गिव्स यू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इट गिव्स यू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। थोड़ा और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। चलो थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूं मैं इसको, आप देखते जाओ। आपके पास एग्जैक्टली जो वेलोसिटी होता है
जो आपके पास एग्जैक्टली स्पीड होता है, स्पीड को आप सिंपली लिख सकते हो ना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के स्टाइल में। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं ना इट इज इक्वल टू लैम्डा इन डेंसर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी न्यू, लिख सकता हूं ना। सिमिलरली जो आपके पास यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है रेयर मीडियम में, इट विल बी सिंपली लैम्डा इन रेयर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। अब समझो यहां पर मैंने न्यू सेम क्यों लिया, क्योंकि लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। चेंज एग्जैक्टली वेवलेंथ होता है जिसकी वजह से लाइट की स्पीड पे फर्क आ जाता है। तो जब भी आप यहां लाइट की बात करोगे ना, लाइट का एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा अगर आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे, इसलिए फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट सेम लिख दिया। आप देख सकते हो यहां पे, आप देख सकते हो यहां पे कि अब आपके पास जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है, आप देखते जाओ, जो आपके पास यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, जो आपके पास साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, आप इसको लिख सकते हो ना कि साइन ऑफ थीटा सी इट इज इक्वल टू वी डी बाई वी आर, इट इज इक्वल टू वी डी बाई वी आर, इट इज फर्दर इक्वल टू लेमडा डी बाई लेमडा आर। सो ये आपके पास लेमडा डी बाई लेमडा आर के बराबर है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने क्रिटिकल एंगल की इक्वेशन को एग्जैक्टली स्ट्रेच यहां पे किया। हर एक फॉर्म का मैंने इक्वेशन आपके सामने प्रोवाइड किया, इसी पे फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक बार और स्टार्ट से एंड तक मैं जाता हूं, एक बार और सिंपली, हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे। स्टार्ट मैंने ये स्टेटमेंट से किया कि जब भी आप TIR की बात करोगे, लाइट को ट्रेवल करना ही करना होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जब एग्जैक्टली मैं इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर लूंगा, तब आपका लाइट जो है वो किसको करेगा, वो ग्रेज करेगा आपकी इंटरफेस को। दैट मींस तब भी आप रिफ्रैक्शन की बात करोगे जब आपके पास यहां पे क्रिटिकल एंगल होगा। अच्छा, अगर आप एंगल यहां पर क्रिटिकल एंगल पॉजिटिव लोगे, कहने का मतलब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा एंगल जब लोगे ना, थोड़ा सा बड़ा, बहुत आप सिंपली यहां पर हल्का सा इंक्रीमेंट दे दो क्रिटिकल एंगल को, आप देखोगे कि वहां पर TIR होगा, वहां पर TIR होगा। तो TIR क्रिटिकल एंगल पे नहीं होता है, TIR क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा एंगल आपको लेना होता है, तब जाके TIR होता है। आपका थीटा सी पे एग्जैक्टली TIR नहीं होगा, थीटा सी पॉजिटिव पे आपका TIR होगा। तो इस चीज को टेक केयर करना। ये पूछा गया है एंट्रेंस में कि क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, लाइट गेज करती है, लाइट एग्जैक्टली TIR दिखाती है, लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस है वहां पे। तो आपका पूरा माइंड क्लियर रहना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल पे TIR नहीं होता है। क्रिटिकल एंगल पे आपका जो लाइट है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन दिखाता है, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो आप देख सकते हो स्टार्ट मैंने यहां से किया, तो क्रिटिकल एंगल पे आपका लाइट जो है वो गेज करेगा, तभी जाके तो मैं स्नेल्स लॉ यूज कर पाऊंगा ना। स्नेल्स लॉ आप रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हो कि रिफ्रैक्शन के लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। क्रिटिकल एंगल पे भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, इसलिए तो मैं स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं। और स्नेल्स लॉ को यूज करके आपका जो साइन थीटा सी जो है वो म्यू आर बाई म्यू डी का फॉर्म आ रहा है। अब आप देख सकते हो मैं म्यू आर को म्यू डी के डिनोमिनेटर में ले सकता हूं, और मैं साइन थीटा सी को 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम के स्टाइल में एक्सप्रेस कर सकता हूं। फर्दर मैं बात करता हूं, मैंने यहां पे म्यू आर एग्जैक्टली म्यू एयर के बराबर लिया, कहने का मतलब मैंने रेयर मीडियम क्या लिया, मैंने एयर लिया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका रेयर मीडियम एयर ही लिया जाता है। अब यहां पर आप देख लो, आपका क्रिटिकल एंगल का जो साइन है वो 1 बाई म्यू डी के बराबर आता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि क्रिटिकल एंगल जो है इट इज साइन इनवर्स 1 बाई म्यू डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्दर बात करते हैं, अगर साइन थीटा सी आपका 1 बाई म्यू डी है, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डी। आप सिंपली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्टाइल यूज करो, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज आपका क्या आएगा, म्यू डी आ जाएगा। और यहां से आप बेस कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। बेस कैलकुलेट किया, आप cos थीटा सी भी निकाल सकते हो, आप tan थीटा सी भी यहां पर इवैल्यूएट कर सकते हो। और लास्ट जो मैंने अभी तक यहां पर आपको बताया कि आपका जो sin थीटा सी है इट इज म्यू आर बाई म्यू डी, मगर म्यू को आप एग्जैक्टली लिख सकते हो ना एज द रेशियो ऑफ स्पीड्स। अच्छा, किस किस स्पीड का रेशियो आप लेते हो? अगर मैं म्यू आर की बात करूं, म्यू आर एग्जैक्टली रेशियो 2 स्पीड्स का है। किस किस स्पीड का? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस रेयर मीडियम, इन दो का रेशियो। इसी तरीके से म्यू डी की अगर मैं बात करूं, इसको अगेन मैं रेशियो के स्टाइल में लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अगेन आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हो। जब आप इस फॉर्म में लिखते हो, सी और सी कैंसिल होता है, आपका साइन थीटा सी जो है वो वी डी डिवाइडेड बाई वी आर आ जाता है।
तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे। कभी आपको वेलोसिटीज दी होती है, रेयर मीडियम की और डेंसर मीडियम की वेलोसिटी दी होती है, आपको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल को इवैल्यूएट करो, तो आप एग्जैक्टली यहां पर वेलोसिटीज की मदद से भी क्रिटिकल एंगल को इवैल्यूएट कर सकते हो। फर्दर आप वेलोसिटी को लिख सकते हो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी के स्टाइल में। तो अगर मैं डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं तो वहां पर आप लैम्डा लोगे डेंसर मीडियम का, फ्रीक्वेंसी जो है वो डेंसर और रेयर मीडियम में दोनों में सेम रहने वाली है, तो मैंने यहां पे न्यू लिखा। फर्दर अगर मैं रेयर मीडियम की बात करूं तो मैं वेवलेंथ लैम्डा आर यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, मगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं आता है। तो आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी यहां कैंसिल आउट हो जाता है, आपके लैम्डास का रेशियो जो है वो आपको अगेन साइन थीटा सी देगा। इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आपको लैम्डा का वैल्यू दिया होता है, बोला जाता है क्रिटिकल एंगल निकालो, फिर आपके दिमाग में आता है क्रिटिकल एंगल के लिए तो म्यू होना चाहिए, बट नहीं, क्रिटिकल एंगल के लिए आपको वेलोसिटीज देकर हो, आपको म्यू देकर हो, आपको यहां पर एग्जैक्टली लैम्डास देकर हो, आप इन तीनों पैरामीटर से अपना क्रिटिकल एंगल इवैल्यूएट कर सकते हो। तो साइन थीटा सी आप बोल सकते हो वी बाई वी आर विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई लैम्डा आर, और अगर मैं थोड़ा सा और यहां पे बताऊं, इट इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। तो ये आपका अभी तक का ये पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो अब मैं लेने वाला हूं वो एग्जैक्टली आपका यहां पर ग्राफिकल पार्ट है, ग्राफिकल पार्ट है और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला पार्ट है। चलो वो देखते हैं, कंटिन्यू करने वाला हूं। अब टीआईआर के बारे में हमने देख लिया कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो वहां पे एग्जैक्टली पॉसिबल हो सकता है टीआईआर, मगर टीआईआर के लिए क्या होना चाहिए? टीआईआर के लिए आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल के बराबर अगर हुआ तब भी रिफ्रैक्शन होगा लाइट, मगर गेज करेगी एग्जैक्टली आपके इंटरफेस को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होगा। कंटिन्यू करता हूं, मैं तो डेविएशन के बारे में बात करता हूं। चलो डेविएशन से पहले एक बार टीआईआर की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है आपके पास, और लेट अस अज्यूम कि आपकी लाइट यहां पर, आपकी लाइट जो है यहां पे वो सिंपली इंसिडेंट है किसी एंगल पर, लेट दिस बी एंगल आई, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो एग्जैक्टली आपका जो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां पर एग्जैक्टली आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, अब यहां पर इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, इसको मैंने एक्सटेंड किया। जरा देख लो, अगर ये एंगल आई है आपके पास, ये भी आपका एंगल आई होगा ना, आराम से देखते जाओ, ये भी आपका यहां पर क्या होगा, एंगल आई होगा। बट आपको पता है कि जो आपके पास ये इंसिडेंट रे है ये तो डेंसर मीडियम में है, हम टीआईआर की फिनोमिना की बात कर रहे हैं, तो जब भी मैं इंसिडेंट रे की बात करूंगा उसको मैं डेंसर मीडियम में ही लूंगा। लेट अस अज्यूम कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है, ये तो रेयर मीडियम होगा ना, एग्जैक्टली इस रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैं 1 लेता हूं, दैट मींस मैंने यहां पर एयर एज अ रेयर मीडियम लिया, मैंने यहां पे एयर एज अ रेयर मीडियम लिया, तभी जाके मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर लिख रहा हूं, मैं 1 के बराबर लिख रहा हूं। अब जरा देखते जाओ, यहां पर आपको पता है कि लाइट जो है वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो चलो बेंड कराते हैं इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देख लो, ये बेंड किया इसने अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हो कि लाइट जो यहां पर है इसने बेंड किया अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये आपका यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा जरा देख लो, मैं इसको एग्जैक्टली एंगल आर यहां पे कह रहा हूं, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो आप देख सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट अगर मैं बात करूं, लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, और आपकी लाइट जो है एग्जैक्टली वो इस एंगल से यहां पर क्या हो रही है, डीविएट, इस एंगल से क्या हो रही है, डीविएट। तो ये जो एंगल आपके पास यहां पर होगा, डॉटेड लाइन, स्टाइल को समझो, डॉटेड लाइन और आपके रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, या डॉटेड लाइन और रेड कलर के रे के बीच में जो आपका एंगल है, दैट इज योर डेविएशन एंगल डेल्टा, दैट इज योर डेविएशन एंगल डेल्टा। और डेल्टा की अगर मैं बात करूं, आप जरा देख लो, ये पूरा आर है, ये इतना आई है, तो जो रिमेनिंग एंगल डेल्टा होगा वो होगा ना आर माइनस आई। तो डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू आर माइनस आई। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट आपको नहीं होगा। अच्छा जरा फर्दर देखते हैं, अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करूं, अच्छा कितना बड़ा कर सकता हूं मैं, एग्जैक्टली इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल तक ले सकता हूं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन ही होगा, क्रिटिकल एंगल तक मैक्सिमम एंगल जो मैं यहां पर दे सकता हूं ना आई का, ताकि रिफ्रैक्शन ही हो, वो आपके पास क्रिटिकल एंगल होगा। अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल दिया तब रिफ्रैक्शन की बात नहीं होगी, तब रिफ्लेक्शन की बात होगी, वो भी आगे बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं आई को कितना बढ़ा सकता हूं, मुझे तो बस रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन को भूल जाओ, मैं बस रिफ्रैक्शन को एनालाइज कर रहा हूं। तो रिफ्रैक्शन को एनालाइज अगर मैं कर रहा हूं तो आई का वैल्यू मैं कितना बढ़ा सकता हूं ताकि तब भी रिफ्रैक्शन हो क्रिटिकल एंगल तक, क्योंकि जब आप आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल तक
तक ले जाओगे ना, तब आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 होगा। क्रिटिकल एंगल से आपने एंगल थोड़ा भी बड़ा कर दिया, वहां पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाएगा, रिफ्रैक्शन फिनोमेना फिर नहीं दिखाएगा। तो हम तो रिफ्रैक्शन को भी स्टडी कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूं ये डेविएशन जो यहां पर है, ये डेविएशन आपका रिफ्रैक्शन को लेकर है, ये डेविएशन मैं रिफ्रैक्शन को लेकर ले रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो फिलहाल के लिए किसी को डाउट होगा नहीं, तो ये पहला सिनेरियो मैंने ड्रॉ किया। चलो अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूं, क्रिटिकल एंगल के बराबर ले जाता हूं। मैं यहां पर इसको क्रिटिकल एंगल के बराबर लेने की कोशिश करता हूं, आप देखते जाओ। ये डॉटेड लाइन को समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहां पे बनाया, तो अगेन ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, मगर इस वक्त मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया, नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वक्त होगा वो एग्जैक्टली आपका इस वक्त क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो ये आपका यहां पर क्रिटिकल एंगल है, इस वक्त ये आपका क्रिटिकल एंगल है। हाँ, अगर मैं एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल से कम एंगल दूंगा, तो थीटा सी माइनस की अगर मैं बात करूं, तब रिफ्रैक्शन होगा, तो तब तक रिफ्रैक्शन होते जाएगा। इवन आपका थीटा सी पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन। मगर अगर आपने थीटा सी से बड़ा एंगल ले लिया, मैंने थीटा सी पॉजिटिव लिया, तब आपका रिफ्लेक्शन होगा, तब आपका सिंपली यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अब देख लो, अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें, क्रिटिकल एंगल पर जो आपका लाइट है वो गेज करेगा ना आपके इंटरफेस को। अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं जाता हूं। अब देख लो, स्टार्टिंग में डॉटेड लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल था, दैट वाज योर डेविएशन एंगल। बट आप देख लो, जब आपने क्रिटिकल एंगल, दैट मींस आपने आई को इंक्रीज करा, जब आप आई को इंक्रीज कर रहे हो, चलो मैंने थीटा सी लिया, जब मैंने आई का वैल्यू इंक्रीज किया, जरा आप नया डेविएशन एंगल देख लो इस डॉटेड लाइन के बीच में और इस रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में। आपको नहीं लगता कि ये बढ़ रहा है? आप चेक कर लो, ये आपका नया क्रिटिकल एंगल है। खुद से आप देख लो, डायग्रामेटिकली देख लो। मैंने कोशिश की डायग्रामेटिकली समझाने की। आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो बढ़ गया, वो तो इंक्रीज हो गया, बट अगेन आपका क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होने वाला है? आर माइनस आई। अगेन आप किसकी बात कर रहे हो? आप रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो। तो आप समझो, ये आपके पास यहां पे डेविएशन एंगल है, ये डेविएशन एंगल बढ़ गया जब आपने यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर लिया। दैट मींस जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया ना, आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेस, जो आपका डेल्टा होगा इट ऑल्सो इंक्रीजेस। मगर ये किसकी बात हो रही है? ये रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, ये रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। चलो और एक बात मैं यहां पे कहता हूं, अगला पॉइंट, अगर आपका डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, क्या ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है कि ये नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है? तो सिनेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। आप देख लो, मैं सिनेल्स लॉ अप्लाई करूंगा। पहले लिख रहा हूं मैं म्यू, साइन आई लिख सकता हूं ना मैं यहां पे। आप देख लो म्यू, फिर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो मैंने क्या लिखा? साइन आई। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 1 टाइम्स साइन आर। ये आया कहां से? आप देख लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम का 1 है और एग्जैक्टली यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर है, तो मैंने 1 टाइम्स साइन आर यहां पे लिख दिया। तो साइन आर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं साइन आर की बात करूं, वो होगा ना म्यू टाइम्स साइन आई। तो कहने का मतलब आर जो आपके पास होगा, इट विल बी साइन इनवर्स म्यू टाइम्स साइन आई। तो ये तो आपका आर आ गया। अगर ये आपका आर आ गया, जरा डेविएशन का फॉर्मूला देखो। मैं बोल सकता हूं कि आपका जो डेविएशन है इट इज इक्वल टू, आर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स म्यू टाइम्स साइन आई, और फिर माइनस क्या कर दूंगा? माइनस आई करूंगा। आराम से इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करो, और अगेन कहीं समझ नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करो, तो आप देख सकते हो कि जो आपके पास डेविएशन है, अच्छा ये डेविएशन रिफ्लेक्शन में आ रहा है कि रिफ्रैक्शन में आ रहा है? ये तो आपका रिफ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो जो डेविएशन की बात करेंगे रिफ्रैक्शन में, तो वो आपके पास एग्जैक्टली नॉन लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉन लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा आप खुद से देख लो, जब आपने आई का वैल्यू बढ़ाया,
तो आपका डीविएशन एंगल भी बढ़ गया ना, दैट मींस आई को बढ़ाने से आपका डीविएशन एंगल भी बढ़ेगा, लीनियरली कि नॉन लीनियरली, नॉन लीनियरली। अच्छा, मैक्सिमम डीविएशन की अगर मैं बात करूं, आपको नहीं लगता कि जब आपका एंगल क्रिटिकल एंगल आ जाएगा ना, तभी आपके पास मैक्सिमम डीविएशन आ जाएगी? आप देख सकते हो क्योंकि बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसके बाद तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फर्दर रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं मैक्सिमम डीविएशन की बात करूं, अगर मैं मैक्सिमम डीविएशन की बात करूं, आप चेक कर लो, अगर मैं मैक्सिमम डीविएशन की बात करूं मगर रिफ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम डीविएशन की बात कर रहा हूं मगर रिफ्रैक्शन के केस में मैं बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू आर माइनस आई, मगर r का वैल्यू कितना देना पड़ेगा? आप देख लो, मैक्सिमम डीविएशन के लिए आपका जो r है वो तो एग्जैक्टली आपका रिफ्रैक्टेड रे गेज कर रहा है, दैट मींस आपके r का वैल्यू जो है यहां पे नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो आपको यहां r की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? पाई बाई 2। मगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल। जब आप क्रिटिकल एंगल दोगे तभी आपका एग्जैक्टली यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा ना, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? माइनस थीटा सी। ये तो आपके पास क्या आ रहा है? ये आपके पास मैक्सिमम डीविएशन आ रहा है, ये मैक्सिमम डीविएशन आ रहा है। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आप देखते जाओ, या चलो यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप देख लो, मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ पूरा क्लियर होना चाहिए। ये डीविएशन एंगल है आपके पास, मगर ये डीविएशन एंगल अभी हम रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन को अभी स्टडी नहीं किया, टीआईआर की भी बात ही नहीं हुई। तो आपके पास ये रिफ्रैक्शन का डेल्टा है, दैट मींस अभी ये डेल्टा है, अभी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो आपके पास एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 से शुरू होगा ना, 0 से शुरू होगा। तो आप देख रहे हो कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे ना, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, डीविएशन नॉन लीनियरली इंक्रीज हो जाएगा, डीविएशन नॉन लीनियरली इंक्रीज हो जाएगा। मगर एग्जैक्टली किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका डीविएशन मैक्सिमम होगा? जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना लोगे? थीटा क्रिटिकल। तो देख लो, मैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा क्रिटिकल ले रहा हूं, थीटा क्रिटिकल। जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा क्रिटिकल लिया, आपका जो डीविएशन है वो मैक्सिमम बन जाएगा ना रिफ्रैक्शन के केस में। तो लेट अस एज्यूम कि वो आपके पास ये मैक्सिमम बन रहा है, तो ये आपके पास डेल्टा मैक्स है रिफ्रैक्शन के केस में, और इसका वैल्यू अगर मैं बात करूं पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, तो आपका यहां पर डीविएशन जो है नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। मैंने लाइन नहीं दिखाया, डायरेक्ट लाइन की मैंने बात नहीं की, ये नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। स्टाइल देख लो, नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। और फाइनली थीटा सी पे आपको मैक्सिमम डीविएशन मिलेगा रिफ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो रिफ्रैक्शन हो गया ना। अब आपको पता है कि अगर आप यहां पर थीटा सी को हल्का सा बड़ा करोगे, हल्का सा बड़ा करोगे, कहने का मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि मैं थीटा सी प्लस ले रहा हूं, मगर थीटा सी प्लस अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? थीटा सी के बराबर ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन जब हो जाता है ना, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के केस में आप डीविएशन एंगल अगेन निकाल सकते हो। तो अब हम उसको फाइंड करेंगे। तो देख लो, मैं डायग्राम को तो इस वाले को रब करने वाला हूं, बट होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि डायग्रामेटिकली कि किस तरीके से आपने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, आपका डीविएशन एंगल भी बढ़ गया। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ये तो रिफ्रैक्शन की बात होती है, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका जो फॉर एग्जाम्पल डीविएशन एंगल है, उनके बीच का नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है, वो ये है। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, डीविएशन एंगल भी बढ़ गया, नॉन लीनियरली मगर बढ़ जाएगा। चलो आप देखते हैं कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बढ़ा लेते हो ना, तो तब क्या होता है। आप आराम से देखते जाओ। तो देख लो आप आराम से, ठीक है। क्रिटिकल एंगल मगर पॉजिटिव, क्रिटिकल एंगल मगर पॉजिटिव। अब समझो, मैं बोल सकता हूं कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी पॉजिटिव, ग्राफ में यहीं पे होगा ना, अप्रोक्सीमेटली यहीं पे होगा ना, तो मैं लिख सकता हूं ना थीटा सी को अप्रोक्सीमेटली यहां पर थीटा सी पॉजिटिव, यहीं पे जहां पे थीटा सी आपके ग्राफ में होगा वहीं पे अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? थीटा सी पॉजिटिव। मगर अब क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन। तो समझते हैं, देख लो,
अगर रिफ्लेक्शन होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होंगे, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। देख लो, आपने जब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा एंगल लिया ना, थोड़ा सा बड़ा एंगल लिया, आपका जो लाइट है वो गेज नहीं करेगा, वो TIR दिखाएगा, वो TIR दिखाएगा। तो ये भी थीटा सी पॉजिटिव है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब आप देख लो, यहां पर ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अब रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। अगेन, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे किस मीडियम में होगी? डेंसर मीडियम में, मैं म्यू लिख रहा हूं। ऊपर रेयर मीडियम में मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको डाउट नहीं होगा। अच्छा, इस डीविएशन एंगल की अगर मैं बात करूं, इस डीविएशन एंगल की अगर मैं बात करूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप डीविएशन का वीडियो देख लो, वो अंडरस्टैंड पहले कर लो। मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बोलने वाला हूं, मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि आपका जो डीविएशन होता है ना, आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस ट्वाइस थीटा सी। और अगेन पॉजिटिव है यहां पे, तो मैं पॉजिटिव भी लिख सकता हूं, या आप थीटा सी लिख दो, अप्रोक्सीमेटली तो सेम है। ये आपका एग्जैक्टली डीविएशन एंगल यहां पे बन रहा है। ये आपका यहां पर क्या बन रहा है? डीविएशन एंगल। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपका डीविएशन एंगल है यहां पे, ये आपका डीविएशन एंगल है यहां पे। तो मैं इसको यहां पर डेल्टा लिख रहा हूं। ठीक है, हो गया। अब हमें यह देखना है कि ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, है तो, मगर ये सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस ही। हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा क्रिटिकल प्लस के बराबर है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी आर्बिट्री एंगल ऑफ इंसिडेंस लूं, मगर इससे छोटा नहीं ना लूंगा, क्योंकि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे छोटा ले लिया वो तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब जो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने वाला हूं वो मैं अपर हाफ के लिए लेने वाला हूं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, मैंने वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से लेके यहां तक डिस्कस किए, क्योंकि उन सारे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। बट अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंसेस लूं तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूं, ये देख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं इसको आई यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई से। मुश्किल तो होगा नहीं। तो आपको पता है कि लाइट रे जो है उसका एक्चुअल पाथ ये था, ये इसका एक्चुअल पाथ था। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और आपको पता है कि ये आई जो है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, आप चेक कर लो, ये जो आई है आपका ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ऑब्वियसली। तो यहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर होगा तो फॉलो क्या होंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखोगे कि यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा और आपकी लाइट रे एक बड़े एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो कुछ इस स्टाइल से होगा, वो कुछ इस स्टाइल से होगा, ये देख लो। और ये आपके पास यहां पर अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होने वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे आई होने वाला है। आप जरा खुद से देख लो, आप जरा खुद से देख लो। पहले डीविएशन एंगल इतना बड़ा था, आप ये देख लो, पहले डीविएशन एंगल ये था आपका इतना बड़ा, बट जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो, डीविएशन एंगल छोटा हो गया, डीविएशन एंगल छोटा हो गया। कहने का मतलब रिफ्लेक्शन में आपको एग्जैक्टली ये जो डीविएशन एंगल मिल रहा था वो मैक्सिमम मिल रहा था। और अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा सी पॉजिटिव से और बड़ा कर दिया, डीविएशन जो है एग्जैक्टली डीविएशन एंगल जो आपके पास है वो छोटा होना स्टार्ट करेगा। आप देख सकते हो कि क्रिटिकल एंगल पर आपको तो इतना डीविएशन मिल रहा था, इतना डीविएशन मिल रहा था, बट जब आप क्रिटिकल एंगल से और ऊपर गए, आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बढ़ा लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपका डीविएशन छोटा हो गया। आप अगर और फॉर एग्जांपल आई को बड़ा करोगे, डीविएशन छोटा होता जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब अगर मैं बात यहां पे करूं, चलो ये तो मैंने आई ले लिया ना, ये मैंने आई ले लिया। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस डीविएशन की बात करूं जनरल केस में, देख लो, क्योंकि जब मैंने आई की बात की तब डीविएशन एंगल ये बन रहा है। तो अगर ये डीविएशन एंगल बन रहा है तो ये डीविएशन एंगल है ना। रिफ्लेक्शन के केस में आप डीविएशन एंगल कैसे लिखते हो? डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस ट्वाइस आई, यही होता है ना। जरा खुद से देख लो, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, डीविएशन और आई के बीच का रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप। सो यहां पर जो डेल्टा है लीनियरली डिपेंड्स ऑन आई। चलो मैं इसको यहां पे लिखता हूं। आपका जो डेल्टा है इस वाले केस में आप देख सकते हो, जो आपका डेल्टा है, आप देखते जाओ, जो आपका डेल्टा है डिपेंड्स लीनियरली
ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। मगर यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अच्छा, मैक्सिमम डीविएशन कब आपको मिली, मैक्सिमम डीविएशन कब आपको मिली, आपको यहां पे डेल्टा मैक्स तब मिलेगा जब आप पाई तो अपनी जगह पे रखोगे मगर ट्वाइस आई की जगह पे थीटा सी पॉजिटिव लोगे। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपको डेल्टा मैक्स तब मिलेगा जब आप एग्जैक्टली पाई माइनस ट्वाइस थीटा सी लोगे, क्योंकि थीटा सी पॉजिटिव और थीटा सी अप्रोक्सीमेटली क्या है, वो सेम है। जरा यहां पर मैं 2 को कॉमन निकालता हूं, मैं 2 को कॉमन निकालता हूं, ये बन जाएगा ना पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। आप चेक कर लो, जब मैंने 2 को कॉमन निकाला अंदर रहेगा ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। अगर डाउट है देख लो, 2 को मल्टीप्लाई करो पाई बाई 2 से, वापस क्या मिलेगा, पाई। 2 को मल्टीप्लाई करो थीटा सी से तो क्या मिलेगा, माइनस ट्वाइस थीटा सी, वापस मिल रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम डीविएशन अब आपको रिफ्लेक्शन के केस में यही मिल रहा है। और ये जो मैक्सिमम डीविएशन मिल रहा है किस एंगल पे, थीटा सी पॉजिटिव पे या थीटा सी पे मिल रहा है। तो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जरा देख लो, थीटा सी तक तो हम पहुंच गए थे, थीटा सी तक हम पहुंच गए थे और यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब एग्जैक्टली मैं यहां पर थीटा सी से आगे वाले एंगल्स ले रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं एग्जैक्टली कि थीटा सी से बड़े बड़े एंगल्स जब मैं लूंगा तो एग्जैक्टली डीविएशन जो है, जो डीविएशन आपके पास है वो एग्जैक्टली कम कम होता जाएगा। आपको पता है, क्योंकि अगर आप थीटा सी से बड़े एंगल्स लोगे आपका डीविएशन कम कम होता जाएगा, दैट मींस डीविएशन जो है वो डिक्रीज करेगा। मगर आपको यह भी पता है कि डीविएशन लीनियरली डिक्रीज करेगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो यहां पर थीटा सी पे रिफ्लेक्शन के केस में मैक्सिमम डीविएशन ये है, रिफ्लेक्शन के केस में आपका थीटा सी पर ही मैक्सिमम डीविएशन है और वो कितना है, वो ट्वाइस पाई बाई 2 माइनस थीटा सी है। तो ट्वाइस पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, अंडरस्टैंड करो। और अब आपके पास एग्जैक्टली जो डीविएशन एंगल है वो तो लीनियरली डिक्रीज होगा, वो लीनियरली आपका यहां पे डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, ये तो मैं देख लो, मैं तो डीविएशन एंगल को जीरो कर रहा हूं, मैं तो डीविएशन एंगल को जीरो कर रहा हूं। जरा डीविएशन ये है ना फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन के केस में डीविएशन का ये फॉर्मूला है ना, मैंने एग्जैक्टली यहां पर डीविएशन को जीरो कर दिया रिफ्लेक्शन में। पाई को अपनी जगह पे रखो, माइनस ट्वाइस आई लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। और आपके पास एग्जैक्टली जो ट्वाइस आई होगा वो पाई के बराबर होगा, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। कहने का मतलब जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 बनेगा, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, तब आप क्या देखोगे कि आपके पास डीविएशन क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होने वाला है, ये पाई बाई 2 होने वाला है। और ये रिफ्लेक्शन का केस है, ये रिफ्लेक्शन का केस है। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि ग्राफ पहले कैसे नॉन लीनियर स्टाइल में जा रहा है, फिर आपका ग्राफ कैसे यहां पे लीनियर स्टाइल में डिक्रीज हो रहा है। और एग्जैक्टली जो आपका थीटा सी है, आप देख सकते हो कि थीटा सी पर आपका ग्राफ जो है, डीविएशन का ग्राफ इंसिडेंस एंगल के साथ ये डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो ये पूरा जो एनालिसिस था, इस पूरे एनालिसिस में आपने क्या समझा, आपने देखा, अब समझो, मैं इसको सिंपली नटशेल में ये बोलने वाला हूं। इस पूरे एनालिसिस में आपने ये देखा, आराम से सुनते जाओ, कि जब रिफ्रैक्शन की बात होती है ना, रिफ्रैक्शन के वक्त जब आप डीविएशन की बात करते हो, आपका डीविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नॉन लीनियरली डिपेंड करता है। और जब आप फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन की बात करते हो, टीआईआर की बात करते हो, आप देखते हो कि डीविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में एक लीनियर रिलेशनशिप है। आप ये भी देखते हो कि क्रिटिकल एंगल पर डिसकंटिन्यूटी है, क्रिटिकल एंगल पर डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से कम लोगे तो क्या होगा, या क्रिटिकल एंगल लोगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा एंगल लिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो आप देख रहे हो कि जो टीआईआर फिनोमेना है ना, ये समवट आपके इंटरफेस पे एक डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना है। तो होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो। और एक बात अगर मैं यहां पे कहूं, आप देख सकते हो कि इन दो मैक्सिमम डीविएशंस के बीच में रिफ्रैक्शन के मैक्सिमम और रिफ्लेक्शन के मैक्सिमम, ये भी आपका मैक्सिमम है, ये भी आपका डेल्टा मैक्सिमम है, मगर ये डेल्टा मैक्सिमम आपका रिफ्लेक्शन का है। आप देख रहे हो कि यहां पर आपके रिफ्लेक्शन के डीविएशन और रिफ्रैक्शन के डीविएशन के मैक्सिमम्स के बीच में एक 2 का फैक्टर आ रहा है। कहने का मतलब कि रिफ्रैक्शन में अगर आपके पास मैक्सिमम डीविएशन 10 है ना, तो रिफ्लेक्शन के केस में आपका मैक्सिमम डीविएशन 20 आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है। तो आप देख सकते हो एक ट्वाइस के फैक्टर से एग्जैक्टली ये यहां पर डिफर कर रहे हैं। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। चलो और एक बात मैं यहां पर बोलता हूं, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, समझो, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करोगे, पाई बाई 2,
तब कोई डीविएशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी लाइट रे को गेज करोगे फ्रॉम डेंसर मीडियम, जब आपकी लाइट रे जो है वो गेज करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये देख लो, लाइट रे यहां पे गेज कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम, दैट मींस यहां पर 90 डिग्री बनेगा। आप देखोगे कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से गेज करेगी ना, तो एग्जैक्टली यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि लाइट जो है वो गेजिंग फैशन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सच दैट कि डीविएशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। डीविएशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मैं दिखाता हूं यहां पे। मेरे कहने का मतलब यह है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब आपका लाइट रे आपके एग्जैक्टली इंटरफेस को गेज करेगा मगर फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट आपका एग्जैक्टली इस पॉइंट पे फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा गेजिंग फैशन में ही, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा गेजिंग फैशन में ही। तो हमेशा याद रखो, जब भी लाइट एग्जैक्टली गेज करता है ना आपके इंटरफेस को, मगर किस मीडियम से? डेंसर मीडियम से, आपका लाइट गेजिंग फैशन में ही फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। मगर और एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है ना, क्वेश्चन क्या आ जाता है मैं दिखाता हूं, डायग्रामेटिकली समझते हैं। लेट अस एज्यूम, अब देख लो मैं दोनों केसेस यहां पे लेता हूं, दोनों केसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिज्म में आगे जाके इसमें आप अटक जाते हो, आपको एग्जैक्टली वहां अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम ये आपके पास एक इंटरफेस है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। अब लाइट रे यहां पर गेज कर रही है, आप देख लो यहां पर मैं नॉर्मल बना रहा हूं, लाइट रे यहां पे गेज कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से अगर लाइट रे गेज कर रही है तो टीआईआर होगा ना, ये अप्रोक्सीमेटली 90 बनेगा। आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी गेजिंग फैशन में ही 90 डिग्री, एज इफ कि आपको लगेगा कि लाइट जो है वो एग्जैक्टली गेज कर रही है सरफेस को, और गेज करते करते ही एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो गई। तो आप डीविएशन यहां पे क्या बोल सकते हो? आप डीविएशन यहां पर क्या बोल सकते हो? 0 डीविएशन। तो जब भी आपकी लाइट रे गेज करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये गेजिंग फैशन में ही चली जाएगी। बट व्हाट इफ आपकी लाइट गेज करेगी इंटरफेस को फ्रॉम रेयर मीडियम? कहने का मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल चलो और एक केस लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइट रे गेज कर रही है, आपकी लाइट रे गेज कर रही है, ये दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अगर आपकी लाइट गेज कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम, यहां पर लाइट गेज कर रही थी फ्रॉम डेंसर मीडियम, गेजिंग फैशन में ही चली गई, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर आपकी लाइट गेज करेगी फ्रॉम रेयर मीडियम, आप देखोगे जब हिट करेगी ना यहां पे लाइट, आप देखोगे कि आपकी लाइट यहां पे सफर करेगी रिफ्रैक्शन, सच दैट कि यहां पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इट विल बी क्रिटिकल एंगल, एंड दिस इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दिस इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझते हैं मैं इसको क्यों लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता हूं? जरा देख लो और एक केस, तीनों केसेस अब आपके सामने, डाउट होना ही नहीं चाहिए। हम अभी बोल रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल ये म्यू है आपके पास, ये 1 है आपके पास, लाइट आपकी क्रिटिकल एंगल पे आ रही है, लाइट यहां पे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो आपके पास जो लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो गेजिंग फैशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देख लो गेजिंग फैशन दिखा रहा हूं, 90 डिग्री बनेगा। इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। अच्छा ये वाला केस तो समझ में आ गया ना, जब भी आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से गेज करेगी वो गेजिंग फैशन में ही चली जाएगी, ये तो समझ में आ गया। बट दूसरा पार्ट ये था कि अगर आपकी लाइट रे ने गेज किया, देख लो इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, गेज करने का मतलब सरफेस के बहुत नजदीक होगी, ये आपका गेज कर रहा है, गेज कर रहा है ना, तो आप देख सकते हो जब आपके क्रिटिकल एंगल पे लाइट आ रही थी वो गेजिंग फैशन में जा रही थी। अब अगर आपकी फॉर एग्जांपल लाइट गेजिंग फैशन में आ रही है मगर किस मीडियम से? रेयर मीडियम से। ये ग्रेजिंग आपके पास हो रही है मगर किस मीडियम से? रेयर मीडियम से। रेयर मीडियम से आपकी हो रही है, तो समझो यहां पर अगर लाइट गेज कर रही है रेयर मीडियम से, डेंसर से नहीं, डेंसर से तो पता है आपको कि डेंसर से अगर लाइट गेज करेगी तो गेजिंग स्टाइल में ही चली जाएगी, मगर अगर रेयर मीडियम से आपका लाइट गेज करेगा ना, तो आप देखोगे कि यहां पर जब एग्जैक्टली लाइट यहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, वो लाइट जब रिफ्रैक्ट हो जाएगी वो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। समझो क्रिटिकल एंगल पे लाइट आ रही थी तो गेज कर रही है, फिर रिफ्रैक्टेड रे,
यहां पर अगर गेज कर रही है इंसिडेंट रे, तो मगर कहां से, रेयर मीडियम से आपकी लाइट रे बेंड होगी एट क्रिटिकल एंगल। तो आप देख रहे हो रिवर्स हो रहा है ना, तो दिस इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आपको क्या कहता है, ये लास्ट पॉइंट और मैं कंक्लूड करूंगा। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आपको ये कहता है कि अगर आपकी लाइट रे गेज कर रही है इंटरफेस को बट फ्रॉम रेयर मीडियम, तो एग्जैक्टली वहां पर जब लाइट सफर करेगी रिफ्रैक्शन, आपका रिफ्रैक्शन एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। सिंपल। बट इंपॉर्टेंट क्या यहां पे है, इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपको देखना है कि आपको देकर क्या है, लाइट एग्जैक्टली रेयर मीडियम से गेज कर रही है कि डेंसर मीडियम से। अगर लाइट डेंसर मीडियम से गेज कर रही है, वो तो गेजिंग फैशन में आगे चली जाएगी। मगर अगर आपकी लाइट रे एग्जैक्टली रेयर मीडियम से गेज कर रही है ना, तो आप देखोगे कि वो क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एंड दिस इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल वाले सिनेरियो का रिवर्स हो रहा है। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस सारे को। ये तो पहला वीडियो मैंने टीआईआर पे बनाया, और एक वीडियो मैं टीआईआर पे बनाने वाला हूं जिसमें मैं एग्जैक्टली फोटोमेट्री के रिलेटेड थोड़ा सा बोलने वाला हूं, और उसमें एग्जैक्टली एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, और उसी के साथ आपका टीआईआर जो है वो कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।